हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम टैट का साइकोलॉजी सेक्शन की दूसरी वीडियो कर रहे हैं, जो कि सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, मेडिकल के हैं, नॉन मेडिकल के हैं, सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इन वीडियोस में जो मैं साइकोलॉजी के वीडियोस में बना रही हूँ आपके लिए, इनमें मैं वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, और जिनको करने से आप, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन आप एक गुड स्कोर कर सकते हैं एग्ज़ाम में। और आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर, ऐसा नहीं होगा कि आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होंगे। मैंने क्वेश्चंस को सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। तो मैं आइए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो पहला है, शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सही है का मतलब कि टीचिंग के बारे में क्या कहा जाता है, टीचिंग के किसकी चीज़ के बारे में है। तो टीचिंग जो होती है, किसी भी चीज़ की जो टीचिंग होती है, उससे सीखा जा सकता है। तो इसका उत्तर है शिक्षण से सीखा जा सकता है। जब टीचिंग होती है किसी भी चीज़ की, जब टीच किया जाता है, पढ़ाया जाता है किसी भी चीज़ को, चाहे वो सही है या गलत है, तो जब पढ़ाया जाता है तो शिक्षण से सीखा जा सकता है। तो इसका उत्तर है शिक्षण के बारे में सही कथन है शिक्षण से सीखा जा सकता है। प्रश्न 2 है, शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता को लक्षित करने के लिए प्रभावी शिक्षण पद्धति कौन है? तो शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता, अगर शैक्षणिक उपलब्धि है उसमें विविधता लाने के लिए, तो सबसे प्रभावी जो शिक्षण पद्धति है, किस तरीके से सही ढंग से पढ़ाने से जो शिक्षण है वो प्रभावी हो सकता है, वो कौन सी शिक्षण पद्धति है? तो सही उत्तर है सहकारी शिक्षण, कोऑपरेटिव टीचिंग। कोऑपरेटिव टीचिंग के जरिए जो है वो शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता लाई जा सकती है। विविधता मतलब उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लाई जा सकती हैं, और उसमें शैक्षणिक जो शिक्षण होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। ये सहकारी शिक्षण जो है उसके माध्यम से, कोऑपरेटिव टीचिंग के माध्यम से। प्रश्न तीसरा है, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किस बात से संबंधित है? डिसलेक्सिया जो है एक डिजीज है। डिसलेक्सिया जो है एक डिजीज है। तो डिसलेक्सिया का संबंध जो है पठन विकार से है। प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, मैं पिछले वीडियो में भी बोल चुकी हूँ कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन सीधा नहीं पूछेगा, किसी भी तरह से घुमा के प्रश्न पूछ सकता है, आंसर वही होगा। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन ही समझ नहीं आया होगा तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे ढंग से। तो हर तरीके से मैंने यहाँ जो वीडियोस में क्वेश्चंस कर रही हूँ वो उनको हर तरीके से किया है कि इस तरीके से भी पूछा जाता है क्वेश्चन, तब भी आप उस क्वेश्चन को ढंग से करके आएँ। तो डिसलेक्सिया जो है एक डिजीज़ है, और ये डिजीज़ जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? पठन विकार से संबंधित। अब प्रश्न को एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि पठन विकार से संबंधित कौन सा डिजीज़ है। ऑप्शन दिए होंगे, डिसलेक्सिया, गणना संबंधी, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए होंगे बहुत सारे। लेकिन जब आपको पता होगा कि पठन विकार से संबंधित जो डिजीज़ है, बीमारी है, उसको डिसलेक्सिया बोला जाता है, तो उस प्रश्न को आप ढंग से करके आएंगे। इसी के साथ कई बार एग्जामिनर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है डिसलेक्सिया पे ही संबंधित, कंफ्यूज करने के लिए, कैंडिडेट को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस को इस तरह से भी पूछा। उत्तर वही होता है लेकिन क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है तो फिर उत्तर गलत हो जाता है। तो अगर क्वेश्चन में आता है विशिष्ट अधिगम अशक्तता, जो विशिष्ट अधिगम अशक्तता मतलब स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। स्पेसिफिक मतलब पठन विकार से संबंधित ये विकार है, डिजीज है। तो स्पेसिफिक लर्निंग, पठन से है ये, लर्निंग है, डिसेबिलिटी है। मतलब ढंग से पठन विकार मतलब ढंग से पढ़ा नहीं जाता, मतलब पठन विकार मतलब ढंग से पठन पढ़ा नहीं जाता, शब्दों की पहचान नहीं कर पाता है व्यक्ति। अगर इस डिजीज से ग्रस्त हो, कोई बच्चा हो, कोई भी हो, डिसलेक्सिया से ग्रसित हो, तो वो पठन पढ़ नहीं पाता अक्षरों को, ना पहचान पाता है अक्षरों को। तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है कि विशिष्ट अधिगम अशक्तता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो है क्या है? तो
इसमें अगर आता है और ऑप्शन दिए होंगे नीचे कि गणना संबंधी विकार, ऐसे पठन विकार, तो वो उत्तर होगा पठन विकार से संबंधित। और अगर उत्तर में होगा कि डिसलेक्सिया है और डिजीज दिए होंगे, तो उसमें भी उत्तर जो आएगा वो डिसलेक्सिया ही आएगा। प्रश्न 4 है, मैंने अपने बचपन के दिन कुल्लू में बिताए हैं, इसे याद करना कौन सी स्मृति को दर्शाता है? मैंने अपने बचपन के दिन कुल्लू में बिताए हैं, बचपन के दिन, इसे याद करना कौन सी स्मृति को दर्शाता है? कुल्लू में इसका प्रसंग आ रहा है, कुल्लू के बारे में प्रसंग आ रहा है, कुल्लू के बारे में बातचीत आ रही है। तो मैंने अपने दिन बचपन के कुल्लू में बिताए हैं, ये कौन सी स्मृति से संबंधित है? तो ये है प्रासंगिक स्मृति से संबंधित, एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी से संबंधित है ये जो स्मृति है। प्रश्न 5 है, किसके द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? तो किसके द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की? तो विलियम वुंट जो है उसने प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। विलियम वुंट ने जो था प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया। प्रश्न 6 है, विवरणात्मक स्मृति किससे संबंधित है? विवरणात्मक स्मृति किससे संबंधित है? तो विवरणात्मक स्मृति जो है दीर्घकालिक स्मृति से संबंधित है। विवरणात्मक, जिसमें विवरण दिया गया है, जिसमें विवरण दिया गया है वो है विवरणात्मक स्मृति। तो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो किसी चीज का विवरण दिया जाता है। तो विवरणात्मक स्मृति किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा दीर्घकालिक स्मृति। और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी, हम जब किसी चीज का विवरण देते हैं तो जो विवरण होता है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है। जब हम किसी चीज का विवरण होता है याद करके उसका विवरण देते हैं किसी स्मृति का, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है। तो दीर्घकालिक स्मृति जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है। प्रश्न को ध्यान से करना, अगर हिंदी में समझ नहीं आता कि दीर्घकालिक स्मृति क्या है तो इंग्लिश में समझ आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी। कोशिश ऐसी करना कोई भी क्वेश्चंस को रिलेट करके पढ़ना ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे और आप एग्जाम में ढंग से क्वेश्चन को करके आए। प्रश्न 7 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, जब कोई चीज क्रिएट होती है तो वो किस चीज से संबंधित है? क्रिएटिविटी किस चीज से संबंधित है? उत्तर है अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब टू डिफरेंट थिंकिंग होती हैं, अलग अलग थिंकिंग जब आती है तो एक नई चीज, जब दो अलग अलग थिंकिंग मिलती हैं तो एक नई चीज बनती है, वो होती है क्रिएटिविटी। इस तरह से पढ़ना है आपने। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जब मिलती हैं तो उससे क्या बनता है? क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता बनती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है, क्रिएटिविटी किस चीज से संबंधित है? उत्तर में है अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब डाइवर्जेंट टू डिफरेंट या 2 3 4 जितनी भी डाइवर्जेंट थिंकिंग मिलती हैं तो उनसे एक नई थिंकिंग बनती है, तो वो चीज बनती है क्रिएटिविटी। प्रश्न 8 है, बुद्धि व सृजनशीलता क्या का संबंध है? यहाँ बुद्धि व सृजनशीलता का क्या संबंध है? बुद्धि और सृजनशीलता, बुद्धि और सृजनशीलता का संबंध नेचुरली बुद्धि और सृजनशीलता का संबंध कैसा है? उत्तर है सकारात्मक रूप से संबंधित है। सृजनशीलता, क्रिएटिविटी जो है और बुद्धि जो है आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, रिलेटेड हैं और पॉजिटिव रूप में रिलेटेड हैं। 9 क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास, विकास भी दिया है, वृद्धि भी दिया है, दो टर्म्स दिए हैं ये, विकास और वृद्धि। तो विकास यहाँ जो दिया है कि विकास में वृद्धि, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास अपने आप में ही पूरा है और उसमें विकास में जब वृद्धि होती है तो उसका क्या तात्पर्य है? तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो ये बना फिर विकास में वृद्धि।
प्रश्न 10वां है, खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है? खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है? तो खिलौनों की आयु जो है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। अर्ली चाइल्डहुड को जो है खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। 11, बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास या किसी व्यक्ति का विकास, तो शीर्षस्थ सिद्धांत जो है उसके अनुसार कौन सी बात होती है? उत्तर, विकास सिर से पैर की ओर होता है। जो विकास का सिद्धांत है, शीर्षस्थ सिद्धांत है, उसमें बच्चे या व्यक्ति का जो विकास होता है वो विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है। प्रश्न 12, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ बताइए। आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक जो मनोविज्ञान है उसमें किस बात पर जोर दिया गया है? तो आधुनिक मनोविज्ञान जो है उसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो आधुनिक व्यक्ति कैसे कंडक्ट, स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, उसके आधार पर उसकी साइकोलॉजी को डिसाइड किया जाता है कि ये साइकोलॉजी इस तरह से साइकोलॉजी है इसकी, ये व्यवहार कर रहा है तो इस तरह से इसकी साइकोलॉजी में चेंज आ रहा है। तो आधुनिक जो मनोविज्ञान है उसका मतलब जो है व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर, किसी व्यक्ति के बिहेवियर की जो स्टडी है आधुनिक काल में उसको आधुनिक मनोविज्ञान कहा जाता है, मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न 13, बुद्धि लब्धि आईक्यू मापन के जन्मदाता कौन है? अब बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल के जो जन्मदाता है वो कौन है? इसका जन्मदाता किसने दिया है? सबसे मतलब बुद्धि लब्धि को किसने जन्म दिया है? तो टरमैन, टरमैन जो है उसने बुद्धि लब्धि को बोला है सबसे पहले। इसी के साथ हमने करा कि बुद्धि लब्धि को टरमैन ने दिया है। पीछे हमने प्रश्न करा कि बुद्धि लब्धि को सर पिता जो है टरमैन को कहा जाता है, लेकिन इसी के साथ एक क्वेश्चन इसका और बनता है। अगर डेट दी होगी, जैसे ये है 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? यहाँ डेट दी है 1912 में, 1912 में सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया था? तो 1912 में जो बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया था तो वो किसने दिया था? वो स्टर्न ने दिया था। और ऐसे जो पिता कहा जाता है बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल के मापन का जो पिता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? टरमैन को बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, अगर डेट दी होगी तो स्टर्न होगा 1912 में, अगर 1912 में डेट दी होगी वो स्टर्न होगा, और अगर क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है तो वो टरमैन, बुद्धि लब्धि के बारे में क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है पिता कौन है तो वो टरमैन होगा। प्रश्न 15 है, बुद्धि लब्धि की गणना करने का सूत्र क्या है? जो बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है वो क्या है? बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल को किस सूत्र के द्वारा मापा जा सकता है? तो प्रश्न है का उत्तर है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। जो मानसिक आयु और बटा वास्तविक आयु होती है गुणा 100, वो होता है बुद्धि लब्धि को मापने का सूत्र। प्रश्न 16 है, 20 या 25 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालक को वर्गीकृत करेंगे। अगर 20 या 25 से कम बुद्धि लब्धि है किसी बच्चे की, बालक की 20 या 25 से कम बुद्धि लब्धि है, तो उस बालक को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि ये कौन सी कैटेगरी में आता है बच्चा? उत्तर है अति तीव्र गंभीर मानसिक मंदन। तो 20 या 25 से कम जो बुद्धि लब्धि वाला बालक होगा उसको अति तीव्र गंभीर मानसिक मंदन की कैटेगरी में रखा जाता है। प्रश्न 17 है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय है, व्यवहार पर आधारित है, किस सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? सीखने का सिद्धांत, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय है, किस आधारित है, किस सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? सीखने का सिद्धांत, सीखते हैं हम जो कोई चीज़, ऑब्जर्वेशन के जरा व्यवहार, ऑब्जर्वेशन बिहेवियर, ऑब्जर्व करते हैं उसके आधार पर हम अपना व्यवहार करते हैं। अवलोकनीय व्यवहार, ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद व्यवहार करते हैं। तो ये जो ऑब्जर्व करने का और ये सीखने का सिद्धांत है, सीखने का सिद्धांत दिया है उसको पूर्ण रूप से और बोला है कि अवलोकनीय सीखने का सिद्धांत है, तो वो इस संबंधित है कि हम ऑब्जर्व करते हैं
अवलोकनीय है और उसके बाद व्यवहार करते हैं तो किस बात पर आधारित है? तो ये सीखने का सिद्धांत जो है किस बात पर आधारित है? उत्तर है व्यवहारवादी, बिहेवियरिस्ट जो थ्योरी है उस पर आधारित है सीखने का सिद्धांत। हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद भी व्यवहार करते हैं, बिहेवियर करते हैं। प्रश्न 18 है, सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? अब ये सीखने का नियम जो है वो किसने शुरू किया है? किसने बोला है सीखने के नियम का संबंध किससे है? तो सीखने के नियम का संबंध जो है वो है थारनडाइक ने। अब प्रश्न में ऐसे पूछा जा सकता है, कि थारनडाइक ने कौन से नियम का प्रतिपादन किया है? तो उत्तर में आएगा सीखने के नियम का। प्रश्न घुमा के भी पूछ सकता है एग्जामिनर। प्रश्न 19 है, थारनडाइक के सीखने के सिद्धांत के महत्वपूर्ण नियम क्या हैं? अब थारनडाइक का संबंध जो है वो सीखने के सिद्धांत से है, लेकिन उसके सीखने के सिद्धांत में भी कुछ और नियम हैं, शामिल हैं। तो उसने जो सीखने के सिद्धांत के नियम दिए हैं वो क्या क्या हैं? पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। तो जो तत्परता का नियम है, पहला नियम है लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब करने के लिए तैयार होना, सीखने के लिए तैयार होना। तत्परता का नियम भी थारनडाइक का ही सीखने के सिद्धांत का भाग है। तो पहला नियम है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब करने के लिए तैयार होना। और दूसरा है अभ्यास का नियम, और जो सीखा उसको एक्सरसाइज करने के लिए, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास जो सीखा उसको एक्सरसाइज करने के लिए, उसका यूज करने के लिए तैयार रहना। तीसरा है प्रभाव का नियम, और उसको सीखने के बाद, तीसरा है प्रभाव का नियम, उसको सीखने के बाद क्या इफेक्ट होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट, उसके लिए भी तैयार रहना। तो थारनडाइक का जो सीखने का सिद्धांत है इन तीन बातों पर आधारित है। फ्रेंड्स, अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। फ्रेंड्स, मैं इसके साथ ये बोलना चाह रही हूँ कि ये मेरा सेकंड वीडियो है। हर वीडियो में से आपको 3-4 क्वेश्चंस जरूर आएंगे, और जो साइकोलॉजी सेक्शन में हर स्ट्रीम में 30 क्वेश्चंस आते हैं। तो हर वीडियो में से 3-4 क्वेश्चंस आपको आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो हर वीडियो को ध्यान से देखना, और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।